नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात बिहार की। कोरोना संक्रमण और बाढ़ के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और जैसा कि हर चुनाव में होता है, इस बार भी चुनाव से पहले बिहार में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। चंद दिन पहले तक नीतीश कुमार के करीबी रहे श्याम रजक आरजेडी में चले गए। वहीं आरजेडी के साथ नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जीतन राम मांझी अब विपक्षी गठबंधन को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में सभी दलों को दल बदलुओं का ही सहारा क्यों है। बिहार की राजनीति पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर, जो नेता हैं आरजेडी के, अफजल अब्बास जेडीयू के नेता, रंजीत मिश्रा महासचिव हैं बिहार कांग्रेस के, और नवेंदु हमारे पटना के सहयोगी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नवल किशोर से। डॉक्टर नवल किशोर, आपके साथ थे जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री। लगातार वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए महागठबंधन की, लेकिन नहीं बनी और उन्होंने साथ छोड़ दिया। क्या इसे आरजेडी के मौजूदा नेतृत्व की असफलता न मानी जाए? जी बिल्कुल नहीं। कौन छोड़ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये उसका निर्णय है। यहाँ आपको देखना है कि बिहार के मुद्दों पे बिहार के जनता के साथ जो आज के डेट में जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो कोरोना महामारी के दौर में इतने झेले हैं, उन सारे चीज़ों को देखते हुए जो लोग खड़े हैं उनकी बात करनी चाहिए। जो जिन्हें छोड़ना है और जाना है वो तय कर चुके हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है वो हमारे साथ है, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं और सरकार और शासन के लोग लगातार वहां पर विफल देखे गए हैं। आज भी आप देखें कि बाढ़ के संदर्भ में आज भी पूरे दरभंगा जिला में कोई भी एक आपका राहत केंद्र नहीं चल रहा है। वही हाल हुआ प्रवासी मजदूरों के साथ, वही हाल हुआ जो बाढ़ के लोगों के साथ। पूरा बिहार की जनता देख चुकी है कि बिहार सरकार पुल बनाने में भी असमर्थ है। उसका पुल उद्घाटन के दिन भी टूट जाता है। ठीक है, पर मुद्दा आज पुल का मुद्दा नहीं था। नवल किशोर जी, हम आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। मुद्दा ये था कि आप जो कह रहे हैं कि सरकार इतनी असफल है, काम नहीं कर रही है, अगर वो सच है तो आपके तमाम नेता तो छोड़ के जेडीयू में जा रहे हैं। बहरहाल हम पूछ लेते हैं, जेडीयू के नेता अफजल अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अफजल अब्बास साहब, चुनाव आया नहीं कि वो तमाम लोग जो कल तक आपकी निंदा करते थे, आपको गालियां देते थे, आज वो बाहें फैलाकर आप उनका स्वागत कर रहे हैं। आखिर दल बदलुओं के सहारे ही राजनीति होगी क्या? देखिए, इसमें दल बदलू की बात नहीं है। हर आदमी के जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपने आज के, देखिए इसके मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्ती तौर पे वो कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में, जब चुनाव का वक्त आता है तो आते जाते हैं। किसी की आस्था मेरे पार्टी के नेता के प्रति होती है, किसी की आस्था जो है उस इलेक्शन के टाइम में विपक्ष के नेताओं के साथ चली जाती है। ये लालू यादव जी की पार्टी के कई लोग हमारे पार्टी में आ गए, आस्था उनको जगी, और ये हमारे नेता पे की नियत पे, काम करने की शैली पे, विकास के नाम पे लोग आए। कुछ ऐसे भी है, मेरे साथ भी एक आध दो लोग लालू जी के साथ चले गए, जबकि उनको बहुत सम्मान दिया गया, दुर्गा मंत्री बनाया गया, दलितों के नेता रहे। तो ये एक लंबे ईमानदारी की बात है, इसमें बात करना चाहिए कि एक लंबे अरसे से ये देखा जा रहा है कि चुनाव के दौरान जब चुनाव की घोषणा होती है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, तो लोग इस पार्टी से उस पार्टी में दल बदल करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी अपनी अपनी मजबूरी अपनी होती है। पार्टी हमको अपने आप के साथ जाने में सहूलत महसूस हो रही है, इसलिए मैं चला गया। लेकिन ये जो आप अब्बास साहब, जो आप ये सहूलत कह रहे हैं, माफ करिएगा, चुनाव जो है वो रबी की फसल तो है नहीं कि जब फसल आती है तो वो कटती ही है। लेकिन मैं इतना मानूंगा, मैं नीतीश कुमार ने अपने सहूलियत की राजनीति। ठीक है। अरे आप उत्तेजित मत होइए। नवल किशोर जी, आराम से सबसे बात करेंगे। नवल किशोर जी, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, ठीक है। नवल किशोर जी टोकिए नहीं, नवल किशोर जी कृपया टोकिए नहीं। हम लोग टोका टोकी वाली बहस नहीं करते हैं। अफजल जी, अपने संक्षेप में अपनी बात पूरी करिए। सुन रहे हैं आपकी। जी, आप संक्षेप में अपनी बात पूरी करिए, आपको पूरा समय दिया, जल्दी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके नेता पे उनके एमएलए और उनके पार्टी के नेता अगर उनके नेतृत्व पे भरोसा नहीं तो मेरे पास आ रहे हैं।
तो अब हमारे भी एक आध लोग हैं, उनके तो भरोसा तो, था तो, तो सवाल वही है, सवाल वही है। ठीक है, आपने कह दिया। सवाल वही है कि चुनाव के समय सहूलत देखी जाती है और वैसे में लोगों की आस्थाएं अचानक जलती और बुझती हैं। हमारे साथ रंजीत मिश्रा हैं जो महासचिव हैं बिहार कांग्रेस के। रंजीत जी, आप एक बड़ी पार्टी हैं देश की, हालांकि बिहार में आप बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन देश की बड़ी पार्टी है और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो महागठबंधन है वो ठीक तरीके से चले। क्या हम ये माने कि जो पूरा जिस तरीके से महागठबंधन को एक साथ रखने की प्रक्रिया में आपके नेता लोग लगे थे उसमें पूरी तरह सफल हो गए? और आपके यहां भी बहुत आना जाना लगा रहता है। ये बिहार की राजनीति में हालांकि सब जगह ही है, लेकिन बिहार में थोड़ा वैचारिक बातें ज्यादा हुआ करती थी। क्या अब उनका कोई मतलब नहीं रह गया? देखिए, जहां तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन बिल्कुल तरह से इंटैक्ट है। ठीक है, एक दो लोग छोड़ के गए हैं, लेकिन इन लोगों की विचारधारा आपने पहले भी देखी है कि जिन लोगों ने इन पे भरोसा किया था उनके साथ ये कितना समय रहे, वो भी आपने देखा। दूसरी बात कि अभी अफजल अब्बास साहब को मैं सुन रहा था, जदयू के प्रवक्ता हैं, तो वो तो कहेंगे ही। जब पिछला महागठबंधन में आपने देखा होगा कि नीतीश जी ने चुनाव लड़ा कांग्रेस और आरजेडी के साथ, और जैसे ही उनको सहूलियत लगी तो फिर इधर महागठबंधन को छोड़ के वो भाजपा के साथ चले गए, जिसके बारे में वो कहते थे कि उनको संघ मुक्त भारत बनाना है। तो ये तो ठीक ही कह रहे हैं भाई प्रवक्ता हमारे की जदयू जो है वो सहूलियत की राजनीति करती है, तो इसलिए इनकी बात से मैं सहमत हूं कि ये ठीक कह रहे हैं, सत्य बोलने का साहस कर। जदयू की बात नहीं, आऊंगा आपके पास, आप आराम से उनको भी सुन लीजिए। जी रंजीत जी, अपनी बात पूरी करिए। जी। दूसरी बात पंकज जी, जिस बात की ओर आपका इशारा है, तो ये केवल बिहार में नहीं देश भर में सही में ये राजनीतिक गिरावट भी है कि आप अपनी विचारधारा को छोड़कर अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर लेते हैं। प्रत्येक पार्टी में ये परेशानी है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन ये बात सही है कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो चुनावी राजनीति करते हैं। कई बार अच्छे लोगों के लिए राजनीति में जगह बनाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कुछ गिने चुने लोग होते हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो उन्हीं को ढूंढा जाता है। ये मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे समय समय पर दल बदल करने वाले लोगों से परहेज करना चाहिए, और जो आपके पार्टी की आइडियोलॉजी से, आपकी पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखता हो, अच्छे से जुड़ा हुआ हो, वैसे लोगों के सहारे राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने लार्जर पर्सपेक्टिव में जो सवाल जी, उठाया जो लार्जर पर्सपेक्टिव है उसको देखने की जरूरत है। लेकिन चुनाव लोकतंत्र में कुछ ऐसा है कि उसने राजनेताओं को भी बौना कर दिया। माफ करिएगा, बौना शब्द अगर किसी विकलांगता की दृष्टि से देखेंगे तो शायद कहना ठीक नहीं, लेकिन राजनीतिक बौनापन एक सच्चाई है। नवेंदु जी, जो सहूलत की राजनीति है जिसको आज खुल के हमारे अब्बास साहब कह रहे हैं कि आस्था होती है, किसी की उनके साथ जगती है, किसी के हमारे साथ जगती है। सवाल है, लोगों की आस्था तभी जगती है जब उन्हें हरी झंडी नेतृत्व से मिलता है कि उनका टिकट मिलेगा, उन्हें टिकट, उनके अपने टिकट की वो चिंता न करें, तभी वो पार्टी चुनाव के समय लोग बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी राजनीतिक दल हैं उनका जो नेतृत्व है ये उनकी भी विचारहीनता दिखाता है। क्या ये सच नहीं है? पंकज जी, देखिए वैसे तो जो पूरी चुनावी राजनीति की जो पुरानी रवायत है, तो उस रवायत में ये दल छोड़कर इधर से उधर जाना और दलों की कहानी भी पुरानी है। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार के इस चुनाव में अगर इस तरीके से इन चुनाव के पहले, जबकि अभी चुनाव आयोग ने कह दिया है कि चुनाव होंगे, लेकिन दलों के अंदर से ही ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ अगर जेडीयू की बात छोड़ दे तो कि चुनाव हो। फिर भी चुनाव होने की स्थिति में जिस तरीके से दल बदल हो रहा है, तो ये बात तो तय है कि देखिए आस्था और विचारधारा की राजनीति का कि अब कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन बिहार में देखिए दो खेमे हैं बहुत साफ तौर पर, और कहें तो तीन खेमे। एक खेमा जो बीजेपी का है, एक खेमा जेडीयू आरजेडी का और कांग्रेस का। तो जेडीयू आरजेडी में भी अब है कि दो खेमे बन गए, तो दोनों लेकिन समान विचारधारा की ही राजनीति करते रहे हैं सैद्धांतिक तौर पर, घोषणा पत्र के हिसाब से। लेकिन जिस राज्य में आप सोच सकते हैं कि जनादेश की पलटीमारी हो जाती हो, जहां मुख्यमंत्री ही किसी और दल के साथ सरकार बनाता है और फिर वह सरकार एक साल चलने के बाद वो फिर दूसरे दल के साथ सरकार बना लेता है, वो भी विपरीत विचारधारा के दल के साथ,
तो वहां पर ये कल्चर और ज्यादा समृद्ध हो गया, दल बदल की संस्कृति अगर कहें तो अगर आरजेडी से जेडीयू में गया कोई, जेडीयू से आरजेडी में गया तो भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आरजेडी से बीजेपी में चला जाए या जेडीयू से बीजेपी में चला जाए, अब इसकी भी स्थिति तब से बन गई है जब से जनादेश की पलटी मारी की और नीतीश कुमार ने सरकार रातों रात जो है बदल दी। तो अब ये इसका बिहार के इस चुनाव में सीधा सीधा असर भी देखने में आ रहा है। तो जो अब्बास साहब कह रहे थे सहूलियत की राजनीति, तो सहूलियत की राजनीति सचमुच सर चढ़कर बोल रही है। तभी श्याम रजक जैसे नेता जो कि इस कारण से तैनात किए गए थे जेडीयू में, नीतीश ने गाजे बाजे के साथ उनको आरजेडी से छोड़ा कर लाया था कि लालू प्रसाद को खूब गालियां दोगे तुम, तो वो आए भी तो बोले कि लंगोट कस के हम तैयार हैं गांधी मैदान में लालू प्रसाद फरिया ले। तो ऐसे इसी तरीके से एलजेपी आरजेडी छोड़कर एलजेपी आए जो लोग थे, उनको रामविलास पासवान ने तैनात कर दिया कि वो गाली दें लालू को। तो इस तरीके से, लेकिन अब गाली देने वाले भी लालू के साथ हैं और साथ ही साथ लालू की तारीफ करने वाले जेडीयू के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिहार में आमतौर पर जहां पर एक लंबा इतिहास रहा है खासतौर पर वैचारिक संघर्षों का, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा आश्चर्यजनक लगता है कि नेतृत्व का ये जो स्वरूप है। अफजल अब्बास साहब, आऊंगा आपके पास नवल किशोर जी। अफजल अब्बास साहब, हो सकता है आपको बात अच्छी ना लगे, लेकिन चुनाव के पहले जब आप याद करिए कि सीधे सीधे डीएनए पर सवाल उठाया गया था और उसके जवाब में जो कहा था नीतीश कुमार ने और कितने डीएनए टेस्ट भेजे गए थे, और आपने बीच में ही उन्हीं के साथ जब सरकार बना ली, तो फिर जो आपकी सहूलत की राजनीति है उसके शीर्ष पर तो आप खड़े हुए हैं। ये तो छोटे मोटे लोग हैं जो एक टिकट वो एक टिकट की बात करते हैं। बिल्कुल। फ्लैश, देखिए इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है हम किन परिस्थितियों में फिर आज भाजपा में साथ गए, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। क्या हम जनता ने जनादेश दिया था भ्रष्टाचार करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, पट्टा में मॉल बनाने के लिए, आप कुकर्म करने के लिए दिया था? ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। अरे तो इस्तीफा दे देते, आप तो समाजवादी धारा के नेता हैं अब्बास साहब, इस्तीफा दे देते, दोबारा चुनाव में जाते। आपने तो संघमुक्त भारत का नारा दिया था, आप इस्तीफा दे सकते थे, अकेले चुनाव लड़ सकते थे। ये तो अवसर बात नहीं है तो क्या? नहीं हुआ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ नवल किशोर जी, अभी आप शांत रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनसे जी। आप इंटरप्ट करें, वो इंटरप्ट नहीं है सर, एक सप्लीमेंट्री सवाल है आपको सर। अब्बास साहब आपको रोका नहीं जा रहा है, आपको एक सप्लीमेंट्री सवाल दिया जा रहा है, आपको रोक नहीं रहे। आप बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि आईने को झुटलाया नहीं जा सकता है, ये बात सच है। सच है, आपने कहा डीएनए की बात की मैं सच है, मैं मान रहा हूं, मैं इनकार कहां कर रहा हूं, लेकिन किन परिस्थितियों पे के साथ हम गए थे ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अब उनको इंटरप्ट करने की आदत है डॉक्टर साहब को, जब देखो ठीक है। क्या नवल किशोर जी आपको क्यों लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं? ये परिस्थितियां बता रहे हैं, ठीक है। अब्बास साहब परिस्थितियां बताई अब्बास साहब ने कि आप लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया था कि आपसे बेहतर था कि वो जो संघमुक्त भारत का नारा था उसको नीतीश कुमार जी भूल जाते और बिहार को बचाते। जी हाँ ठीक है, नवल किशोर जी बोलिए। चला के देखा भी था, ठीक है नवल किशोर, मैं कह रहा हूँ अगर वह इतना सच था तो इनके पार्टी के अध्यक्ष के उनके खिलाफ बगावत किए। इनके अपने राज्यसभा के मेंबर शरद यादव थे, अली अनवर जी थे, उन्होंने क्यों उनका विरोध किया? नीतीश कुमार तो ऐसा उदाहरण पेश किए हैं कि आमतौर पर दल के नेता जाते हैं, एक दो उम्मीदवार जाते हैं, ये तो पूरा दल को ही लेके चले जाते हैं, दल के मुखिया के रूप में ही चले जाते हैं। इनसे बड़ा मौका परस्त, पाला बदलने वाला पूरे देश में कोई नहीं होगा। आप देख लीजिए, वैचारिकी पे बात करने का तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है इनके पास। नैतिकता का अब्बास साहब आप उनको भी सुन लीजिए, अब्बास साहब आप उनको भी सुन लीजिए, ठीक है। धारा को नहीं मानते हैं, 370 को नहीं मानते हैं, राम मंदिर को नहीं मानते हैं, ट्रिपल तलाक को नहीं मानते हैं, सारे में उन्होंने समर्थन किया, संसद के अंदर समर्थन किया। यानी कुल मिला के मसला यह है कि सत्ता किसी भी कीमत पर चाहिए, इसके लिए विचारधारा, अपने बयान, अपनी हमारे विचारधारा, इन सबका कोई मतलब नहीं रहा है। और अब्बास साहब ने सहूलत शब्द बहुत अच्छा दिया है कि सहूलत की राजनीति लोग करते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस पूरी बहस के कुछ और दिलचस्प पहलुओं पर। बने रहिए हमारे साथ।
क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर राजनीति में स्वागत। आज हम बहस कर रहे हैं कि क्या पूरी राजनीति अब दल बदलुओं के सहारे चलेगी। चुनाव के पहले बिहार में जिस तरीके से एक दूसरे के पाला बदल नजर आ रहा है, तमाम बड़े बड़े नेता अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं, उससे ये सवाल पैदा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय तमाम नेता, जिसमें रंजीत मिश्र भी हैं, महासचिव बिहार कांग्रेस के। रंजीत जी, पिछली बार आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाए, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी एक जमाने में वहां बहुत मजबूत पार्टी थी, लगातार आपने शासन किया, पर अब यह देखा जा रहा है कि चुनाव के समय आप भी खोजते हैं कि किनको हम दे दें टिकट जो आपके यहां आए, और उसके बाद चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष ही पाला बदल के चले जाते हैं। आखिर इस स्थिति में बदलाव के लिए आपने क्या किया इतने दिनों तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा प्रधानता रही है कि वैचारिक रूप से जो कांग्रेस की राजनीति करना चाहते हैं वही राजनीति करें, और वैचारिक मजबूती, वैचारिक विचारधारा से लोगों का जुड़ाव, ये कांग्रेस पार्टी की प्रारंभिक शर्तों में से रहती है। कभी कभी, जैसा आपने ठीक कहा कि एक प्रदेश अध्यक्ष हमारा छोड़ के गए थे, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जब किसी राज्य में एक प्रमुख दल का प्रमुख व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ है, वह जब एक कोई उदाहरण प्रस्तुत करता है तो लोगों को लगता है कि जैसे ये करना अब जायज हो गया है। और आपने देखा होगा कि ठीक कहा नवल किशोर जी ने कि वो तो पूरी की पूरी पार्टी को मर्ज करवाते हैं जदयू में, और ये करवाते करवाते वो खुद अभ्यस्त हो गए कि अपना जनता दल यूनाइटेड को ही उन्होंने एक तरह से, जिसका विरोध करके वो चुनाव जीते थे, उन्हीं के साथ चले गए, और उसमें उनको कुछ घंटे ही मात्र लगे। तो राजनीतिक जो एक वैचारिक क्षरण है वो तो साफ दिखाई देता है। इसलिए मैंने कहा था कि आप जिस लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं वो तो चिंताजनक है ही, और वो किसी एक पार्टी के लिए चिंता की बात नहीं है, कमोबेश सभी पार्टी के लिए चिंता की बात है। और उसका एक प्रमुख कारण है कि वहां के सत्ताधारी दल जो सरकार में आए ही थे संघ मुक्त भारत का नारा देकर, जो भाजपा के विरोध में क्या क्या बातें करते थे ये आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं समझता है। डीएनए टेस्ट की बात आपने की, डीएनए टेस्ट उन्होंने करवाया, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इनफैक्ट कहें तो डीएनए उन्होंने भेजा। ऐसा क्या हो गया कि फिर रातों रात उन्होंने पाला बदल लिया? तो चाहे तो इनकी कोई ऐसी कमजोरी उनके हाथ लगी या उनकी कोई बात इनको समझ में आई, तो मुझे लगता है कि नेता जदयू जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने कोई ऐसे ही सहूलियत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि वो नीतीश जी की सहूलियत की राजनीति को बिल्कुल साफ तौर पर रखते हैं। और उनके ठीक है, सहूलियत माने आसानी, और आसानी से चीजें कैसे प्राप्त हो, ये राजनीति का फिलहाल एक बड़ा एक मंत्र बना हुआ है। डॉक्टर नवल किशोर, लेकिन आप ये बताइए, जो शख्स लगातार आपके खिलाफ बोलता रहा हो, मंत्री थे, आपने चुनाव के पहले श्याम रजक को अपने पाले में जरूर कर लिया, पर आपके तमाम ऐसे नेता, फुलवारी शरीफ के जो सत्येंद्र पासवान हैं, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो आप क्या ऐसा करके अपने जो पार्टी के तमाम वो कैडर जो जमीन पर काम करते हैं उनको निराश नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, श्याम रजक जी आए हैं तो उन्होंने मंत्रिमंडल और एमएलए से इस्तीफा देकर आए हैं, और एक सदस्य के रूप में आए, आरजेडी में कैंडिडेट के रूप में नहीं आए हैं। यहाँ पर तो एक बहुत ही विचित्र दल का विचित्र नेता है नीतीश कुमार जी। वो खुद 2005 से एक भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, और जो 70 विधानसभा के चुनाव जीते हुए लोग हैं 2015 के, उनको एकाएक पॉकेट में लेकर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो एक विधान परिषद का आदमी, विधानसभा के चुने हुए के लोग, जो कि जिनको की जमीन पे जवाब देना होता है कि आपने कैसे दल बदली की है, वैसे लोगों को एक समूह में बिना बताए हुए रातों रात परिवर्तन करे, तो वो तो अजीब दल के लोग हैं, जो कि अभी तक
अभी तक नीतीश कुमार एक भी चुनाव नहीं जीते हैं 2005 के बाद, मुख्यमंत्री के बाद, और फिर भी इन लोग कहते हैं कि वो हमारे चेहरे हैं। ये कैसा चेहरा है जो चुनाव में जाने से डरता है? मुझे पूरा भरोसा है कि 2020 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उनके पास सवालों का जवाब अच्छा नहीं अब्बास है। साहब, वो जहाँ ठीक जाते है, मैं हैं, पूछ लेता हूँ, सवाल है अब्बास साहब, आखिर क्या आपके पास नेताओं का अकाल है कि अचानक आप तमाम आरजेडी के विधायकों को अपने उसमें पार्टी में शामिल कर रहे हैं? और क्या आप कहेंगे कि उनको टिकट की गारंटी आपने नहीं दी? चंद्रिका राय भी आज शामिल हुए हैं। देखिए, अगर इंटरप्ट ना करे तो मैं इतना 10 सेकंड में बात खत्म कर दूं आपकी। सबसे बड़ी बात देखिए, नवल जी बोलने दीजिए उनको। आपको बहुत बोलने की आदत है, अपना कुर्बा अरे जफर साहब, अब्बास साहब बोलिए, अफजल अब्बास। नहीं, आप अपना कुर्बा संभाल नहीं पा रहे। हम कहते हैं फातिह साहब बुलाने के लिए, हम अरे नवल जी ऐसा मत करिए, अरे ऐसा मत करिए, सब लोग बात बोल रहे हैं। नवल जी कृपया शांत रहे, कृपया नवल जी कृपया शांत रहे। अफजल अब्बास साहब अपनी बात पूरी करिए। कम से कम नवल जी कृपया शांत रहे, नहीं आवाज कम करनी पड़ेगी, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र में। जी अफजल साहब बोलिए, आप बोलिए, अब्बास साहब बोलिए, अब्बास साहब बोलिए। देखिए अगर जो भी मैं मान रहा हूं, मैंने खुद ही कहा कि कुछ लोग अपने सहूलियत के एतबार से आते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग का नेतृत्व से भरोसा उठ जाता है तभी आते हैं, चाहे इस दल में हो उस दल में हो। लेकिन मेजर देखिए, मेजर मेरे पास आ रहे आरजेडी से कहीं ना कहीं नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है। नेतृत्व मानने के तैयार नहीं। अब जितना हम आज ही नहीं मान रहे हैं और लोग नहीं मान रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी इनको नेता मानने के तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे नीतीश जी के नियत पर, विश्वास पे, काम पे, बिहार के विकास पे लोग आ रहे, वेलकम करें। लेकिन बिल्कुल बात सही करें कि इलेक्शन के टाइम में हर पार्टी से इधर से आना उधर जाना लगा हुआ है, जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं। मैं जाती तौर पे कह रहा हूं। ठीक है, जाती तौर पे आप जो कह रहे हैं और राजनीतिक रूप से जो आपका प्रस्ताव है जो वो है, उसमें बहुत फर्क है। आप पुराने लोग हैं, शायद वो कसक अभी बाकी है, नए लोगों में तो शायद वो बिल्कुल नहीं बची है। नवेंदु जी आप ये बताइए, जो पूरा परिदृश्य आप देख रहे हैं इधर से उधर, क्या हम माने कि अभी बिहार की जो चुनावी तस्वीर है अभी उसमें बहुत से रंग भरे जाने बाकी हैं, अभी बस एक शुरुआत हुई है, व्यूह रचना कैसी होगी उसका तो अभी हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते? पंकज जी देखिए, बहुत से रंग देखने बाकी हैं। तो देखिए, प्रकाश झा की एक फिल्म आई थी राजनीति, और राजनीति में एक संवाद था कि राजनीति का मतलब ही होता है कि जीत, सिर्फ जीत। तो ये जीत की लड़ाई और जीत की राजनीति ही सारे दल अब करने लगे हैं। बिहार में इस चुनाव में उसकी पराकाष्ठा देखने में आएगी। पंकज जी देखिए, दरअसल किसी दल के पास न तो कोई जमीनी संघर्ष है, न कोई जमीनी आंदोलन है, न कोई जमीनी स्तर पर तैयार होते कार्यकर्ता हैं। और यही वजह है कि वैसी पार्टियां जो कि ग्राउंड जीरो पर काम करती हैं, जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, आप वहां नहीं देखेंगे कि दल बदल जैसी कोई स्थिति है, चाहे वो CPI-ML हो, चाहे CPI हो, CPM हो, या और भी कोई अन्य मास अपील वाली पार्टी। लेकिन जिन पार्टियों में लोग इसीलिए आते हैं कि कब किसका पलड़ा भारी है तो वहां जो शामिल हो जाए शायद चुनाव जीत जाएंगे। तो आरजेडी हो, JDU हो, बीजेपी हो, ये सारी पार्टियां बिहार में विज्ञापन और फिर छद्म की राजनीति दरअसल हो रहा है पूरे बिहार में पिछले 5 वर्षों से। तो खास तौर पर कहें, शुरू के वर्षों में नीतीश के शासन में विकास की बात जरूर हुई थी, उन्होंने विकास पुरुष का एक तमगा भी हासिल किया था। लेकिन 15 साल अब होने जा रहे हैं नीतीश सरकार के, ऐसे में छल छद्म की राजनीति हो रही है। जो केंद्रीय स्तर पर राजनीति जो हुई केंद्र में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री दोबारा जीत कर आए, तो फिर उसी तरीके से एक पूरे माहौल बनाकर जीत हासिल कर लेना, यही राजनीति का अब जो है वो एक यानी नॉन इश्यूज को इशू बनाया जा रहा है। अब्बास साहब, ये तो जवाब देना पड़ेगा कि 18 दिन में 13 डॉक्टर मर जाते हैं। इस कोरोना काल में बिहार की कितनी बुरी हालत है ये हम देख रहे हैं, बाढ़ की बुरी हालत है, और सारा जो चुनावी तरीका तौर तरीका है वो विकास एक नारा है, एडजस्टमेंट नेताओं से गुणा गणित, किस क्षेत्र में कौन सी जाति, ऐसे ही बिहार आगे बढ़ेगा। संक्षेप में आप जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही है कि बिहार दो परिस्थितियों से बुरी तरह जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना है, दूसरी बाढ़ है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सहूलत दी जाए,
उसमें काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए चाहे कम्युनिटी किचन हो, चाहे शेल्टर की बात हो, उनको रेस्क्यू की बात हो, हर समय सीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। जहां डॉक्टरों की मौत का सवाल करें, आप दिल्ली से बोले, आज मैं अपने वतन गांव में हूं, मैं पूछिए दिल्ली एनसीआर में आपका डाटा होगा, बता दें कि कितने लोग कोरोना, मैं दिल्ली में रहता हूं, कितने लोग कोरोना से मरे। मेरा अपना खुद रिश्तेदार जो हार्ट का डॉक्टर था। अरे हुजूर, आपने जांच नहीं कराई, आपको पता है? और 15 साल में अगर वहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नवल किशोर जी, समय बहुत कम है, हो गया आपका, ठीक है, समझ गए। नवल किशोर जी, बहुत कम समय है, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए, कोरोना काल में, महामारी में ये पता तो चल ही गया ना कि बिहार का एक भी हॉस्पिटल ठीक नहीं है, और बिहार सरकार ने पूरी तरह से उस महामारी के साथ, लोगों के साथ धोखा किया है। ना टेस्ट कराया है, ना उनको क्वारंटाइन किया है। जो लोग बाहर से भी आए हैं उनको ध्यान नहीं रखा है। यह पूरी तरह से सरकार फेल दिखी है कोरोना के समय में, चाहे प्रवासियों का मामला हो, या टेस्टिंग का मामला हो, या उसको लेकर उपाय का मामला हो, या पीपीई किट का मामला हो, जो भी साधन है उसमें फेल दिखी है। आप देखें कि नालंदा मेडिकल कॉलेज में पानी भरा हुआ है। ठीक है नवल जी, समय समाप्त हो गया है। एक 10 सेकंड की टिप्पणी हम चाहेंगे, प्रेमचंद, माफ करिएगा, 10 सेकंड की बहुत ही एक संक्षिप्त टिप्पणी हम कांग्रेस के अपने जो प्रवक्ता हैं उनसे भी चाहेंगे, रंजीत मिश्रा जी से, कि आखिर इस प्रदेश में इस समय जो हालत है, जितने खराब हालत हैं, उस पर राजनीति का विषय वो क्यों नहीं बनता है? देखिए पंकज जी, एक बात निश्चित है कि ये सरकार भले ही सुशासन का दावा करती हो, लेकिन सुशासन की असलियत लोगों के सामने आ गई इस कोरोना प्रबंधन में। कोरोना प्रबंधन में बिहार की सरकार पूरी तरह से फेल रही है। न स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट पहुंचा पाई, न लोगों को दवाई पहुंचा पाई, और जो प्रवासी मजदूर गए उनकी जो दुर्दशा है वो पूरी दुनिया ने देखा। यही नीतीश जी न तो विद्यार्थियों को लाने के पक्ष में थे, न प्रवासियों को लाने के पक्ष में थे, और जब पूरी बात हाथ से निकल गई उसके बाद फिर उसके लिए तैयार भी हुए। तो पूरी दुनिया ने देखा कि ये सुशासन बाबू का एक चोला ओढ़े रहे, वास्तव में वहां कुशासन है, और उस कुशासन का अंत इस बार के चुनाव में। बहरहाल आंकड़े बहुत गंभीर तस्वीर बिहार की खींचते हैं, लेकिन अजीब बात यही है कि वो मुद्दे राजनीतिक रूप से चुनाव में न दिखते हैं, न प्रभावित करते हैं। एक दूसरे के मजबूत नेताओं को अपनी ओर खींचो और सत्ता पर काबिज हो जाओ। लोकतंत्र का यह सपना तो किसी ने नहीं देखा होगा, न डॉक्टर अंबेडकर ने और न ही कर्पूरी ठाकुर ने। बिहार में सामाजिक न्याय की एक महत्वपूर्ण धारा रही है, लंबा इतिहास रहा है आंदोलन का, लेकिन सामाजिक न्याय की ताकतों ने सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं दिया। ये अफसोस है राजनीति का, लोकतंत्र का। आप सभी ने इस परिचर्चा में हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए। नमस्कार।